ये कहानी एक एम्बिशियस और फियरलेस नाइट की है जो बैटलफील्ड पर अपनी मौत लिखवा चुका है। उसका मानना था कि जो इंसान बैटलफील्ड पर अपनी स्किल्स डेवलप करता है वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। उस नए जीवन में उसने सोचा था कि वो एक परिवार बसाएगा जो उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी। पर अफसोस, ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। जो नाइट हमारे सामने घुटनों पर गिरा है वो और कोई नहीं बल्कि ट्रेनिक एम्पायर का मशहूर वॉरियर ऑरिक है, हमारी कहानी का मेन हीरो। और उसका आखिरी मुकाबला होने वाला है ड्यूक थरन से, जो ऑल्थोन एम्पायर के 6 हेक्सा क्लास नाइट्स में से एक है। आरी भी जानता है कि ये लड़ाई कितनी टफ होने वाली है, खासकर जब उसने सिर्फ एक दिन बैटलफील्ड पर रहने के बाद ही ब्लैक वेव की टेरिफाइंग पावर महसूस कर ली थी। ड्यूक थेरन को यह देखकर सरप्राइज होता है कि आरी अब भी उसके सामने खड़ा है, जबकि उसे पता है कि वो एक हेक्सा क्लास नाइट से लड़ रहा है। ड्यूक अफसोस जताता है कि एक उभरते हुए वॉरियर को यहीं मार देना कितना अनफॉर्चुनेट होगा। पर आरी इजीली सरेंडर करने वालों में से नहीं है। वो अपनी तलवार जोर से झुलाता है, खुद को उठाता है और कॉन्फिडेंटली कह देता है कि उसका जन्म बैटलफील्ड पर हुआ है और उसकी मौत भी यहीं यहीं लिखी है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनकी एनर्जी से पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। ड्यूक थेरन नोटिस करता है कि जितना भी अरी फियरलेस बने, उसकी आंखों में थोड़ा पछतावा अब भी छुपा है। ड्यूक कहता है कि अगर अरी को थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद वो उसका एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन सकता था, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। ड्यूक अपनी तलवार में एनर्जी भरकर सीधा अरी की तरफ अटैक करता है, ये कहकर कि अगर उसे एक नया लाइफ मिले तो वो अपने रिग्रेट्स पीछे छोड़ सके। ड्यूक एक जोर का अटैक करता है, पर इससे पहले कि अरी अपनी आखिरी सांस ले, वो सोचता है कि ड्रेनिक एम्पायर और ऑल्थन एम्पायर की ये वॉर कितने सालों से चल रही है। इस वॉर ने उसकी माँ की जान ले ली जब वो सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी था। वो एक ऐसी वर्ल्ड में आया जो सिर्फ वॉर और डिस्ट्रक्शन से भरी थी। जब दूसरे बचपन एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, तब आरी एक वॉरियर बनने की तैयारी कर रहा था। 14 साल का होते ही उसके हाथों में तलवार दे दी गई और उसे बैटलफील्ड पर भेज दिया गया। उसने पूरा स्ट्रेंथ लगाकर लड़ना शुरू किया और इसी दौरान उसकी हिडन पावर जाग उठी। उसके दिल में माना कोर एक्टिवेट हो गया, जिसने उसकी स्पीड और सेंसेस को एक नए लेवल तक बढ़ा दिया। धीरे धीरे वो नाइट्स के बीच अपनी पहचान बनाने लगा। जब उसने एक नहीं बल्कि 3 माना कोर्स हार्नेस कर लिए और एक क्वाड कोर वॉरियर बन गया, तब सबको यकीन हो गया कि उसका गोल हेक्सा क्लास नाइट्स तक पहुंचना था। उसका मानना था कि ये आखिरी बैटल उसके स्ट्रगल्स को एंड करेगी और उसे वो सुकून देगी जो वो हमेशा चाह रहा था। इसलिए उसने पूरी हिम्मत से ये फाइनल बैटल लड़ी, ये जानते हुए कि वो अपने सपने के बिल्कुल करीब है। लेकिन तभी ड्यूक थेरन बैटलफील्ड पर आया और सिर्फ उसकी प्रेजेंस ने सबको हिला कर रख दिया। वापस प्रेजेंट मोमेंट में ड्यूक का पहला ही अटैक अरिक की तलवार को तोड़ देता है और उसके साथ उसका सपना भी बिखर जाता है। अगला अटैक सीधा उसके हार्ट में लगता है और अरी सोचता है कि उसकी सिर्फ एक ही डिजायर थी, एक फैमिली क्रिएट करना। पर अब वो हार चुका था। उसके छाती में घुस चुकी तलवार उसे दूर फेंक देती है और वो बैटलफील्ड पर जमीन से टकराता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि जमीन भी क्रैक हो जाती है और वो लहू लुहान हो जाता है। जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, तभी अचानक डार्कनेस हट जाती है और वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है। सबसे पहली चीज जो वो देखता है वो है एक हस्बैंड और वाइफ जो उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद अपने बच्चे के साथ। आरी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वो सुनता है कि वो लोग उसे अपना बेटा बुला रहे हैं। उसका फादर उसे उठा लेता है और एक ब्रॉड स्माइल के साथ उसे डेन बुलाता है। वो कहता है कि एक दिन वो भी एक अमेजिंग स्पीयरमैन बनेगा और अपने फादर के फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। उसकी माँ लिली श्रीस उसे जल्दी से अपने हस्बैंड की बाहों से खींच लेती है, ये कहकर कि वो एक ग्रेट असैसिन बनेगा। हस्बैंड आर्कन श्रीस और वाइफ आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि उनका बेटा किस पाथ को चूज करेगा। आरी चुपचाप ये सब देख रहा होता है, थोड़ा टिमिड और कंफ्यूज्ड फील करते हुए। वो सभी एक कैरेज में अपने घर जा रहे होते हैं और पूरे रास्ते उसके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लिली का मानना है कि अंधेरे में छुपकर असैसिनेट करना और बिना किसी के पकड़े आए निकल जाना एक ज्यादा कूल प्रोफेशन है। जब फादर ये इंसिस्ट करते हैं कि स्पीयर सबसे खूबसूरत और कंप्लीट मार्शल आर्ट है, तो वही कहानी हमारे हीरो की भी है।
जब उसने सोचा था कि बैटलफील्ड पर उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, तब एक चमत्कारी तरीके से वो दोबारा जन्म ले लेता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब वो अपने दुश्मन देश ऑल्थन एम्पायर में पैदा हुआ है, एक काउंट के सबसे छोटे बेटे के रूप में। जब कैरेज फाइनली रुकती है और वो लोग मेंशन के अंदर एंटर करते हैं, तब उसके पेरेंट्स एक मिडिल ग्राउंड पर आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसे दोनों स्किल्स सिखाएंगे। पर लिली अब भी हार मानने को तैयार नहीं है और इरिटेट करते हुए कहती है कि उनका बेटा एक असैसिन बनेगा, जबकि आर्कन सिर्फ हंसता है और इंसिस्ट करता है कि डेन एक स्पीयरमैन ही बनेगा। कैरेज ड्राइवर सिर्फ सिर हिलाता है, सिग्नल देते हुए कि वो पहुंच चुके हैं। दोनों पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। शायद अपनी लड़ाई में इतने बिजी थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। हस्बैंड तुरंत गैरेज से उतरता है और अपनी वाइफ को भी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। वाइफ थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, अगर कैसल के लोग देख लेंगे तो। हस्बैंड हंसता है और रिप्लाई देता है, मैं सिर्फ अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। ये कहकर वो अपनी खूबसूरत वाइफ को सॉफ्टली कैरेज से बाहर ले आता है, जबकि आर्ग्र को अपने फादर को इतना सॉफ्ट देखकर थोड़ा अजीब लगता है। पर उसकी ये ऑकवर्ड फीलिंग तब गायब हो जाती है जब उसकी आंखें कैसल की शान और ग्रैंड आर्किटेक्चर देखकर वाइडन हो जाती हैं। जब वो फाइनली अंदर पहुंचते हैं तो लिली नोटिस करती है कि डेन घर लौट कर कितना खुश लग रहा है। और क्यों ना हो, इतने बड़े घर और इतने अमीर पेरेंट्स के साथ शायद उसके टैलेंट्स को फैलने का मौका मिले, जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। 2 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लिली अपने बेटे से बात कर रही होती है, जो अब बैबलिंग करना शुरू कर चुका है। वो एक्साइटेड होती है कि अब फाइनली उसका बेटा आवाज निकालने लगा है, जबकि हमारा हीरो खुद भी इस नए एक्सपीरियंस से फैसिनेटेड है। बैटलफील्ड पर घूमने के दौरान उसने कभी ऐसे स्मॉल किड्स को फ्रीली बात करते नहीं देखा था। जो थोड़े बहुत छोटे बच्चे उसने देखे भी थे, वो या तो बैंडेज में लपेटे होते थे या फिर बिना घर के रोते हुए अपने पेरेंट्स को याद करते थे, जो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गए थे। इसके मुकाबले ये नए पेरेंट्स और ये घर एक ब्लेसिंग लगता है और उसे रिलीफ मिलता है कि कम से कम अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अचानक उसका फादर फुल एनर्जी में रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, एक स्पीयर हाथ में लेकर। वो प्राउडली अनाउंस करता है कि ये एक स्पीयर है। हमारा हीरो अपने फादर की इस हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो सोचता है कि क्या ये इंसान सच में उसका फादर है। ये वही इंसान है जो एम्पायर का सबसे पावरफुल हेक्सा क्लास स्पीयर मैन है, जिसे ब्लू व्हर्लविंड के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी एंगल से एक वॉर हीरो जैसा नहीं लग रहा, पर असल में वो एक ग्रेट वॉरियर है। वाइफ इरिटेट हो जाती है और उसे पुश करना शुरू कर देती है। पूछती है कि वो इतनी तीखी चीज लेकर एक छोटे बच्चे के रूम में कैसे आ सकता है। हस्बैंड अपनी वाइफ की इंटेंस घूरती नज़र के सामने थोड़ा डर जाता है और टिमिडली कहता है कि वो बस टेन को स्पीयर दिखाना चाहता था। पर लिली की डेडली ऑरा बढ़ती जा रही होती है, उसे याद दिलाती है कि क्या उसने कहा नहीं था कि वो अपने बेटे को एक अप्रोप्रिएट एज तक कुछ भी नहीं सिखाएंगे। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये फुल ग्रोन मैन अपनी वाइफ की केज से डर रहा है, क्योंकि वो एम्पायर की बेस्ट असैसिन है। लिली वार्निंग देती है कि अगर हस्बैंड ऐसे ही छुप छुप कर ट्रेनिंग देता रहा तो वो भी स्टेल्थ की ट्रेनिंग जल्दी शुरू कर देगी। हस्बैंड आर्ग्यू करता है कि आजकल सब लोग अर्ली एजुकेशन शुरू कर चुके हैं, इवन हाउस टेलीपोर्ट जैसे बड़े मैजिक हाउसेस बच्चों के बर्थ के साथ ही उनके पास एक स्टाफ रख देते हैं। पर लिली फिर इरिटेट हो जाती है और सार्कास्टिकली पूछती है, क्या स्पीयर अब तुझे स्टाफ जैसा लग रहा है। इतने में हमारा हीरो रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं। वजह यह है कि उसकी दोनों बड़ी बहनें किसी भी तरह के असैसिनेशन या स्पीयर फाइटिंग फील्ड में नहीं गईं। दोपहर आती है और उसकी दोनों बहनें उसके साथ खेल रही होती हैं। उसके गालों को इतना पिंच करती हैं कि वो लाल हो जाते हैं। उसकी एक बहन अरबेला हंसते हुए कहती है कि अब वो और भी क्यूट लग रहा है। तभी हमारा हीरो नैरेट करता है कि अरबेला के अंदर मैजिक का जबरदस्त टैलेंट है, इसलिए उसने बचपन से ही मेज का पार्ट चूज किया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो एक 3 चेन क्लास मेज बन चुकी थी, जबकि मेज का हाईएस्ट लेवल 9 चेन होता है। मतलब वो एक जीनियस है जो ऑलरेडी एंट्री लेवल से आगे निकल चुकी है। अरबेला अपने छोटे भाई से कहती है कि क्या वो उसके साथ मैजिक सीखना चाहता है। वो कहती है कि वो रोज अकेले पढ़ पढ़ कर बोर हो गई है और अगर उसका छोटा भाई भी उसके साथ मैजिक सीखे तो उसे काफी मजा आएगा। जब अरबेला फुल एनर्जी से भरी होती है
तब उसकी बहन क्लेयर बिल्कुल अपोजिट होती है, नर्वस और कंपोज्ड। वो धीरे से कहती है कि वो डेन को समनिंग सिखा सकती है क्योंकि ये एक काफ़ी यूजफुल ट्रिक है जो किसी भी टाइम काम आ सकती है। अरबेला की तरह ही क्लेयर भी एक टैलेंटेड लड़की है जो समनिंग में एक्सपर्ट है। उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपना पहला समन किया था और अब वो एक साथ दो समन्स हैंडल कर सकती है। अरबेला फिर मजाक में क्लेयर से कहती है कि डेन को टच करे, इंसिस्ट करती है कि वो इतना सॉफ्ट है। पर क्लेयर हेजिटेंट लगती है, अनश्योर होती है कि क्या वो टच करे या नहीं। इसी बीच डैन अपना क्यूट और फ्रेंडली साइड दिखाने लगता है और रिफ्लेक्ट करता है कि पहले उसे लगा था कि क्लेयर उसे पसंद नहीं करती। अब उसे समझ आता है कि ये डिसलाइक नहीं बल्कि एक तरह की जेलेसी है, क्योंकि वो सबसे छोटा है और सबका अटेंशन चुरा रहा है। आखिरकार क्लेयर अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से उसकी नाक को छूती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर कहती है कि वो वाकई कितना सॉफ्ट है। वो फिर से उसे छूती है और वादा करती है कि जब वो बड़ा होगा तब वो उसे सब कुछ सिखाएगी। डैन को ये देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है कि हर कोई उस पर अपनी एक्सपर्टाइज थोपना चाहता है। उसका फादर एक हेक्सा क्लास स्पीयरमैन है, उसकी मदर एक टैलेंटेड लेकिन रिटायर्ड असैसिन है, उसकी बड़ी बहन एक जीनियस मेज है और क्लेयर भी एक जीनियस समनर है। काउंट्स रेस का यह घर एक परफेक्ट नोबल फैमिली है, एक ऐसी फैमिली जैसी उसने हमेशा इमेजिन की थी। वो सोचता है कि क्या अब भी बदले लेने का कोई मतलब बनता है। हाँ, उसकी मौत एक रेग्रेटेबल मोमेंट थी, पर वो एक बैटलफील्ड था। सोचने में भी अजीब लगता है कि वो बदला लेने की बात करे किसी ऐसे इंसान से जिसने उसे एक फेयर फाइट में हराया था। पूरा परिवार हॉल में एक साथ इकट्ठा होता है, अपनी अपनी एक्सपर्टाइजेस को बेस्ट प्रूव करने के लिए एक दूसरे से आर्ग्यू करता है। ये हार्ट वार्मिंग फैमिली चैटर देखकर डेन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये वही फैमिली है जिसका सपना उसने कभी देखा था और उसे खुशी है कि वो यहाँ पैदा हुआ। पर जब बात ज्यादा पढ़ने लगती है और सब एक दूसरे पर गुस्सा होने लगते हैं तो वो डाउट करने लगता है कि क्या यही एक ट्रूली हारमोनियस फैमिली होती है। फिर हमें हाउस ऑफ स्ट्रेस के एक स्पेशल सेरेमनी के बारे में पता चलता है जो चूजिंग सेरेमनी कहलाती है। जब घर में कोई बच्चा 1 साल का होता है तो एक टेबल पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं और लोग उस चीज़ का गैस करते हैं जो वो बच्चा चूज करेगा, क्योंकि वही उसके फ्यूचर का सिग्नल होता है। अब 1 साल का समय बीत चुका है और आज यंग मास्टर डेन का टर्न है, क्योंकि वो 1 साल का हो चुका है और आज वो अपनी क्लास चूज करेगा। जो गेस्ट्स इकट्ठा हुए हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, यह सोचकर कि जो यंग लेडी एक मेज और समनर बनी तो डेन क्या चूज करेगा। सब सेरेमनी हॉल की तरफ पढ़ने लगते हैं जहां उनका जवाब मिलेगा। जब सब लोग ग्रैंड हॉल में इकट्ठा होते हैं तो हम देखते हैं कि डेन एक टेबल के पास बैठा है जिसमें 4 अलग अलग आइटम्स रखे हैं जो अलग अलग क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही भीड़ उस टेबल के आसपास जमा होती है, उसकी माँ उससे कहती है कि उसे बस वही चूज करना है जो उसे पसंद आए। पर डेन श्योर नहीं लगता कि उसे क्या उठाना चाहिए। वो अपने फादर की तरफ देखता है जो ईगली वेट कर रहे हैं कि वो स्पीयर उठाए। उनके चेहरे पर एक स्मर्क होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटा डेन नेचुरली ड्रैगन टेल स्पीयर की तरफ अट्रैक्ट होगा। यह स्पीयर हेड रेयर डुकन से बना है और जब इसमें मना डाला जाता है तो यह उतना ही शार्प और हैवी हो जाता है जितना मना यूजर इसमें इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ उसकी माँ प्राउडली सोच रही होती है कि डेन इतना हैंडसम है कि उसे असैसिन नहीं बनना चाहिए, पर फिर भी वो श्योर है कि वो डैगर चूज करेगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल नाइफ नहीं है, यह कंथॉर्न है जो येलोर से बना है। यह एक ऐसी मेटल है जो दुनिया के हर एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकती है और मल्टीपल पॉइजन स्टोर कर सकती है। बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह डेन की बड़ी बहन भी कॉन्फिडेंट है कि वो एक ग्रेट मेज बनेगा और मेज लेगेसी कंटिन्यू करेगा। उसके सामने रखा पाउच एक स्पेशल सबस्पेस पाउच है, एक ऐसा आइटम जो सिर्फ मेजेस या मैजिकली टैलेंटेड लोग ही यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर अपनी यूजुअल टिमिड एक्सप्रेशन के साथ सोचती है कि क्या डेन एक समनर बन सकता है। उसके सामने रखा आइटम एक समन साइन है जो समनर्स के लिए एक स्पेशल टूल होता है। समनर्स इस साइन का यूज अपने टैलेंट के बेसिस पर एक कोड रिसीव करने के लिए करते हैं जो उन्हें उनके समन्स को बुलाने की एबिलिटी देता है। पर डैन काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर रहा होता है क्योंकि वो लिटरली अपनी फैमिली के थॉट्स सुन सकता है। आखिरकार वो एक साई लेता है और अपना फाइनल डिसीजन लेता है।
वो आइटम्स की तरफ रख रख कर चलना शुरू करता है और भीड़ एक्साइटमेंट से भर जाती है। जैसे ही वो स्पीड पकड़ता है, उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स उसकी मूवमेंट्स देखकर खुशी से झूम उठते हैं, अपने अपने तरीके से उसका चीयर करते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि कुछ स्टर्डी चूज करे, जबकि उसकी माँ उससे कुछ छोटा और शार्प उठाने के लिए इनकरेज करती है। जैसे ही वो टेबल के पास आता है, उस पर रखे सारे आइटम से एक येलो लाइट शिमर करने लगती है। डेन को बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और उसकी फैमिली भी क्लूलेस होती है। दूसरी तरफ भीड़ एक्साइटेड भी होती है और शॉक्ड भी, जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि सारे चार आइटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। सबको मानना पड़ता है कि यंग मास्टर सच में एक जनरेशनल जीनियस लग रहा है। इस बीच डेन भी इस सिचुएशन से उतना ही बिविल्डर्ड होता है। वो याद करता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक टैलेंटेड सोल्जर था, पर इस नए जीवन में वो एक अलग ही लेवल पर लग रहा है। छोटी एराबेला क्यूरियोसिटी में अपने पापा से पूछती है कि अब क्या करें, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पर उनके फादर और मदर भी उतने ही लॉस्ट लगते हैं, समझते हुए कि इसका मतलब है कि अब उन्हें डेन को चारों एलिमेंट्स सिखाने पड़ेंगे। ये सुनकर दूसरी दोनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं, जबकि डेन बस एक बड़ा सा स्माइल देता है। समय बीतता है और अब हम ट्रेनिंग हॉल में होते हैं, जहां तलवारों की टकराहट सुनाई देती है। ये और कोई नहीं, डेन और उसके फादर होते हैं। देखने से लगता है कि हमारा लड़का पिछले टाइम के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका है, जो कि सिर्फ 30 सेकंड पहले की बात थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। आर्किन अपने बेटे की प्रोग्रेस देखकर एक बड़ी सी स्माइल देता है, क्योंकि डेन ने वो टेक्निक परफेक्टली पॉलिश कर ली है जो उसके फादर ने उसे सिखाई थी। डेन अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और हमें पता चलता है कि अब वो 7 साल का हो चुका है। जैसे ही दोनों हंसते हैं, अचानक एक आदमी वहां आता है। डेन क्यूरियोसिटी से उस तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो आदमी एक स्पीयर प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लगता है कि आर्किन इस स्पीयर का वेट कर रहा था, क्योंकि वो तुरंत उसे ले लेता है और डेन को देता है। बताता है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। वो समझाता है कि असल में उसका प्लान ये था कि वो बैंकेट के टाइम उसे ये स्पीयर देगा, पर वो चाहता था कि ये गिफ्ट उसकी माँ के गिफ्ट से पहले दे। आर्किन और बताता है कि उसने ये स्पीयर 2 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू किया था और ये स्पेशली कैपिटल के एक रिनाउंड क्राफ्ट्समैन से बनवाई गई है। फिर वो अपने बेटे को एडवांस में उसके 7वें बर्थडे की शुभकामनाएं देता है। हमारा लड़का तुरंत अपनी पुरानी स्टिक गिरा देता है और नए स्पीयर को पकड़ लेता है। कहता है कि वो इसे ज़रूर यूज़ करेगा, क्योंकि ये सिंपली बहुत कूल है। उसे ब्लैक हैंडल और सिल्वर स्पीयर हेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह होती है कि ये काफ़ी हल्का है। उसके फादर पूछते हैं कि क्या उसे ये पसंद आया, और वो एक्साइटेडली रिप्लाई करता है कि उसे ये स्पीयर बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना कि वो तुरंत उसे घुमाने लगता है। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि तलवार और भाले स्पीयर में क्या फ़र्क है। डेन समझाता है कि स्पीयर की लेंथ की वजह से आप अपने ओपोनेंट को डिस्टेंस पर रख सकते हो, और क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट छोटा होता है, इसकी अटैक एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। उसका फादर एग्री करता है, पर वो वार्न भी करता है कि जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता जाएगा, स्पीयर यूज़ करना तलवार से भी मुश्किल होगा। वो स्पीयर के एक फंडामेंटल इशू के बारे में बताता है कि अटैक करने के लिए आपको और ओपोनेंट के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। पर फिर वो कहता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर वेपन के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। वो बताता है कि तलवारें भी, जो कि परफेक्ट वेपन मानी जाती हैं, कुछ सिचुएशंस में वीक साबित हो सकती हैं। डेन ये सुनकर अटेंटिव हो जाता है और कहता है कि वो इस बात को याद रखेगा। उसके फादर तब अपने हाथ में स्पीयर को घुमाने लगते हैं और अपने बेटे को स्पार करने के लिए इनवाइट करते हैं, ताकि वो उसे कुछ दिखा सके। डेन बिल्कुल शॉक्ड होता है उसके फादर से रेडिएट हो रही पावर देखकर। ये पहली बार है जब उसने हेक्सा क्लास स्पीयरमैन की इनसेन पावर को इतना क्लोजली देखा है, और उसके फादर से निकलने वाली मैजिक एनर्जी इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि वो स्टन्ड हो जाता है। फिर उसके फादर स्पीयर चार्ज करके तेजी से आगे थ्रस्ट करते हैं और स्पीयर के टिप के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। वो समझाते हैं कि डिस्टॉर्शन का रीजन ये है कि उन्होंने अपनी मैजिक पावर को स्पीयर थ्रस्ट के साथ रिलीज किया है। ये टेक्निक कोर के एक खास ट्रेट का यूज करती है, जो मैजिक पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। डेन कहता है कि उसने इस टेक्निक के बारे में अपनी बहन से सुना था
और वो समझाता है कि जैसे जैसे कोर्स बढ़ते हैं, ह्यूमंस अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एक्सीड कर सकते हैं, मतलब उनकी लिमिटेशंस को पुश किया जा सकता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास क्वाड कोर था, और जो भी नॉलेज उसके पास अब है वो उसकी पास्ट लाइफ से ही आई है। इस बीच उसका फादर एक बड़ी सी स्माइल देता है, ये सोचकर कि उसका बेटा कितना अच्छा सीख रहा है। वो याद दिलाता है कि अब टेन के पास 6 माना कोर्स है। हमारा लड़का ऑब्वियसली प्रिटेंड करता है कि वो शॉक्ड है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर वो अपनी पिछली जिंदगी में ना मरा होता तो वो भी 6 कोर्स अचीव कर सकता था। तब उसके फादर उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपने नए स्पीयर का एक ट्राई ले। डेन थोड़ा हेसिटेंट लगता है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि बस अपने माइंड को रिलैक्स करे, वरीज भूल जाए और स्पीयर थ्रस्ट करे। बेटा एग्री करता है, और जैसे ही वो स्पीयर पकड़ता है वो सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ में उसे स्पीयर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब उसने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की टैलेंट रियलाइज की थी, तब उसने स्पीयर्स सिर्फ एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर यूज की थी। पर अब फाइनली टाइम आ गया है कि वो इसे प्रॉपर ट्राई करे। अपनी स्टांस सेट करने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है, जबकि उसके फादर ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और ईयर टू ईयर स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस टेक्निक को मास्टर करने में पूरे 7 साल लगा दिए थे। पर उनका बेटा अब भी इतना छोटा है, तो वो सोचते हैं कि क्या वो इसे सक्सेसफुली कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही डैन स्पीयर थ्रस्ट करता है, रियलिटी बिल्कुल हिल जाती है, जो उसके फादर के एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह तोड़ देती है। उन्हें सच में ये मिराकल होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शॉक्ड होकर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि उसे इतना सब कैसे पता है। जैसे ही डन टेक्निक कंप्लीट करता है, उसका फादर हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है कि उसने काफी इम्प्रेसिव काम किया। डन समझाता है कि जब उसने स्पीयर थ्रस्ट किया, तब उसने मैजिक पावर को एक जगह गैदर किया और उसे स्पीयर हेड में इम्ब्यू कर दिया। जैसे ही मैजिक पावर स्पीयर हेड तक पहुंची, उसने उसका फ्लो कट ऑफ कर दिया। ये सुनकर फादर लिटरली बॉन्कर्स हो जाते हैं और एक्साइटेडली पूछते हैं कि क्या उसने एक मना कोर फॉर्म कर लिया है। डैन हाँ में जवाब देता है और बताता है कि जब वो मना कोर बनाने के प्रोसेस पर एक किताब पढ़ रहा था, तब उसने इसे ट्राई करने का सोचा, और लकीली वो सक्सेसफुल हो गया। पर ऑब्वियसली ये सच नहीं है। ट्रुथ ये है कि उसने अपनी मना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते वक्त मना कोर फॉर्म किया था। फादर नीचे झुककर अपने बेटे की आंखों में देखते हैं, अपनी प्राइड को छुपा नहीं पाते। उन्हें पक्का यकीन होता है कि एक दिन उनका बेटा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर बनेगा। टैन बस एक हल्का सा स्माइल देता है, अंदर ही अंदर सोचते हुए कि फ्यूचर में उसके पास और भी बहुत सरप्राइजेज हैं जो उसके फादर का दिमाग हिला देंगे। दूसरी तरफ उसके फादर सोचते हैं कि क्या उसका बेटा सच में एक मेज, एक स्पीयरमैन, एक असैसिन और एक समनर एक साथ बन पाएगा। रात गिरती है और फाइनली डेन के 7वें बर्थडे का शुभ आरंभ होता है। कैसल में गेस्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं, हॉल में म्यूजिक और हंसी मजाक का शोर है। सब लोग अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ड्यूक पाउट, हाँ वही आदमी जिसने डेन को उसकी पास्ट लाइफ में मारा था, भी पार्टी में शामिल होता है। जैसे ही वो अरिन को देखता है, वो उससे बुलाता है ताकि दोनों थोड़ी बातें कर सकें। अरिन उसे ड्यूक कहकर एड्रेस करता है, पर बाउट उसे कहता है कि फॉर्मेलिटी छोड़ दे और वैसे ही बात करे जैसे हमेशा करता है। जैसे कि हमें पता है, बाउट ऑल्टोन एम्पायर के ग्रेटेस्ट हाउस से बिलोंग करता है और थर्मियन डच्ची का हेड है। अरिन जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है कि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उसे फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ड्यूक कहता है कि वो जैसे चाहे वैसे करे और फिर पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। तभी अरिन डैन को बुलाता है और कहता है कि वो ड्यूक थरान को हेलो बोले। जैसे ही डैन ड्यूक थरान का नाम सुनता है, उसका दिमाग तुरंत पास्ट की तरफ फ्लैश होता है, जब उसका इस आदमी से आखिरी सामना हुआ था। जैसे ही हमारा लड़का ड्यूक के सामने आता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, डेंसरेस, और सिर झुकाकर कहता है कि उनसे मिलना एक सम्मान की बात है। ड्यूक हंसता है, लड़के की मैनर्स से इम्प्रेस्ड लगता है और उसके फादर से पूछता है कि क्या डेन भी स्पीयर सीख रहा है। अरिन रिप्लाई करता है कि हाँ, वो स्पीयर की ट्रेनिंग ले रहा है। उसी मोमेंट एक छोटी लड़की ड्यूक बाउट के पीछे से आती है और जैसे ही डेन की नज़र उस पर पड़ती है, वो एक मोमेंट के लिए स्टार्ड हो जाता है। लड़की काउंट्स रेस को ग्रीट करती है, प्रॉपरली सिर झुकाकर अपने मैनर्स दिखाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है,
लेया थेरन, जो कि थर्मियन डची की सबसे छोटी बेटी है। इस नए एक्वेंटेंस के बाद सेलिब्रेशन कंटिन्यू होती है। गेस्ट्स, म्यूजिक और खूबसूरत शाम का पूरा मजा ले रहे होते हैं, लेकिन ये बात अरिनस्रेस और बाउट थर्मियन के लिए नहीं कही जा सकती। सबसे बड़ी वजह यह है कि बैरोनेस थर्मियन अभी भी बीमार है। बाउट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह उसके ट्रीटमेंट का कोई क्योर या मेथड मिल सके, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अरिन उम्मीद करता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज हो और उसकी दोस्त की वाइफ जल्दी ठीक हो जाए। पर फिर भी बाउट उसे वार्न करता है कि अगर वो अचानक पार्टी से गायब हो जाए तो इसका मतलब होगा कि उसकी वाइफ की तबीयत और खराब हो गई है और उसने कैपिटल वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज कर लिया है। वैसे भी ये पार्टी डैन के लिए है, जो अब कहीं गायब हो चुका है। बाउट को लगता है कि वो एक काफी चालाक और विट्टी लड़का है और वो उससे थोड़ी और बात करना चाहता है। अरिन भी नहीं जानता कि उसका बेटा कहाँ गया है और उसे ये देखकर सरप्राइज होता है कि मिस लिला भी डेन के साथ गायब है। उन दोनों को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था। वो दोनों बस एक साथ वॉक कर रहे थे। शायद उन्हें ये बोरिंग पार्टी पसंद नहीं आई जैसे कि दूसरी डजन्स पार्टियां। पर दोनों के बीच क्या बात हो रही थी, ये उनके पेरेंट्स के लिए एक मिस्ट्री थी। प्राइवेट में लीला काफी टॉकटेटिव थी और सच कहा जाए तो उसे अपने फादर के साथ इन नोबल पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। पर इस बार वो खुश थी कि वो आई। लेया ने सुना था कि डेन काफी हैंडसम है, पर अब वो मूनलाइट में और भी अच्छा लग रहा था और उससे ये जगह काफी पसंद आई। डेन को ये सुन के अच्छा लगा कि उसे यहाँ मजा आ रहा था। कैपिटल के अपोजिट स्रेस फैमिली का टेरिटोरी एक क्वाइट और पीसफुल जगह थी। इसी वजह से लाया उससे थोड़ा एनवी करती थी। उसके घर में हमेशा कुछ ना कुछ चालू रहता था। हर दिन कोई ना कोई नोबल बिजनेस डील्स या ऑफर्स लेकर उसके फादर के पास आता था। कभी कभी तो इम्पीरियल फैमिली तक आ जाती थी। सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये थी कि जब भी कोई आता उसे फॉर्मल अटायर पहनकर उन्हें ग्रीट करना पड़ता। ये वही चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। इस सब के बजाय वो बस सिंपल और प्रैक्टिकल कपड़े पहनकर पूरा दिन अपनी तलवार की प्रैक्टिस करना चाहती थी। डेन थोड़ा सरप्राइज हुआ कि एक छोटी सी हार्मलेस दिखने वाली लड़की स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। मैजिक नहीं, उसे खुद अपना क्वाइट टेरिटोरी पसंद था। वो कैपिटल जितना लाइवली नहीं था, लेकिन उसे अपने स्पीयर की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिलता था, जो उसे बहुत पसंद था। लीला पहले तो सरप्राइज हो गई थी कि वो स्पीयर यूज कर रहा था, लेकिन फिर उसे उसके फादर का निकनेम याद आया और सब कुछ सेंस बनने लगा। उसने अपने फादर से बहुत बार सुना था कि ब्लू व्हर्लविंड कितना इनक्रेडिबल था, और अगर डेंट इतनी मेहनत से स्पीयर की प्रैक्टिस कर रहा था, इसका मतलब था कि वो भी अकेडमी ज्वाइन करना चाहता था। पर डेंट स्पीयर सिर्फ अकेडमी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। लेया ये सुनकर और भी शॉक हो गई। उसके लिए तो अकेडमी में एडमिशन लेना एक ऑब्वियस गोल था। उसने सुना था कि सिर्फ एंट्री लेना ही बहुत मुश्किल होता है। वेल, डेन को ये डाउट नहीं था कि वो अकेडमी में नहीं जा पाएगा। वो सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था ताकि एडमिशन के बाद और भी बेटर हो सके। लीला को उसकी इतनी कॉन्फिडेंस पे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने पूछ लिया कि अगर वो फेल हो गया तो क्या करेगा। पर भले ही ऐसा हो जाए, हमारा हीरो अपसेट या गिव अप करने वालों में से नहीं था। उसके लिए बस एक और अटेम्प्ट ट्राई करना लॉजिकल था, और अगर दूसरी बार भी फेल हो जाता तो वो मान लेता कि शायद ये उसका रास्ता नहीं है। लीला को इस एटीट्यूड पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या उसे अपने घर और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का डर नहीं लगता। और ऑफ कोर्स हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी पास्ट लाइफ की ट्रायल्स के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। लेकिन लीला के लिए ये जेलेसी वाली बात थी। उसके घर में फेलियर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। डेन ने छोटी उम्र से ही नोबल्स के बीच वक्त बिताया था। फिर भी ये सुनकर वो सरप्राइज था कि ये लोग कितनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी टेंशन लेते हैं। लेकिन लीला के केस में उसे डाउट नहीं था कि वो जरूर सक्सेस पाएगी। जब उसने ये इनकरेजिंग वर्ड्स कहे तो लीला खिल उठती है और एक्साइटेडली डेन को अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स दिखाने का चांस ऑफर करती है। हमारे हीरो को उसकी इतनी ईगरनेस देखकर थोड़ा सरप्राइजर्स होता है, लेकिन उसे रोकना इम्पॉसिबल था। जैसे ही उसके माइंड में स्वॉर्ड प्रैक्टिस का ऑप्शन आया, उसने तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड का लोकेशन पूछ लिया। डैन को उसके साथ जाना पड़ा, बस ये होप करते हुए कि वहां कोई हंगामा ना हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में लीला बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती।
वो एक एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्ड्समैन की तरह मूव आफ्टर मूव एग्जीक्यूट करती है। एक बिगिनर की नज़र में उसके मूव्स परफेक्ट लग सकते थे, लेकिन हमारा हीरो बिगिनर नहीं था। उसके मूव्स ऑब्जर्व करने के बाद डेन को एडमिट करना पड़ा कि उसके अटैक से डिफेंस और वापस अटैक का ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ था, और उसके अटैक का टाइमिंग भी परफेक्ट था। पर एक फ्लॉ था। थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद उसकी मूवमेंट्स बीट से आउट होने लगती हैं और फ्लो लूजेस करने लगती हैं। एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सांस लेते हुए लीला एक्साइटेडली पूछती है कि उसके मूव्स कैसे लगे। पहले डैन थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच लेता है और कहता है कि उसका परफॉर्मेंस फैंटास्टिक था और उसे देखकर मजा आया। लीला ये प्रेज सुनकर काफी खुश होती है, पर फिर डैन सोचता है कि ऑनेस्टी बेटर रहेगी। उसने नोटिस किया था कि अब भी इम्प्रूवमेंट की जगह है। जैसे कि थर्ड फॉर्म के बाद लीला एक एक्स्ट्रा हाफ स्टेप ले रही थी जो ज़रूरी नहीं था, और ये पैटर्न अगली फॉर्म्स में रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल स्वॉर्ड फ्लो थोड़ा ऑफ लग रहा था। ये क्रिटिसिज्म सुनकर लीला स्पीचलेस हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो रोने वाली हो, और डेन सोचता है कि शायद उसका रिव्यू थोड़ा हार्श हो गया। वो तुरंत अपोलोजाइज करने लगता है, वो कहने लगता है कि शायद वो गलत हो, क्योंकि उसने स्वॉर्ड्समैन को बहुत टाइम पहले देखा था, लेकिन ये चिंता करना बेकार था। लीला तुरंत अपने आप को कंपोज करती है और अपनी स्वॉर्ड और टाइट ग्रिप में पकड़ लेती है। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने ट्रेनिंग मूव्स को दोबारा रिपीट करना शुरू किया, और इस बार वो परफेक्ट थे। डैन का एडवाइस बिल्कुल वही मिसिंग पजल पीस था जो उसे परफेक्शन के लिए चाहिए था। उसकी खुशी और शुक्र का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक्साइटमेंट में डैन को हग कर लिया। हमारे हीरो ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लीला बस ये देखकर फासिनेट हो गई थी कि डैन को स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता था। एक पल में ही उसने वो गलती पकड़ ली जो वो इतने टाइम से कर रही थी, और जो उसके टीचर्स ने भी नहीं बताई थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसकी हेल्प याद रखेगी। आखिरकार उसने डैन को छोड़ दिया, पर उसे ऑलमोस्ट अपनी स्वॉर्ड से काट ही दिया। ये छोटी सी लेडी सच में थोड़ी नीटनेस सीखने की जरूरत है। डेनन इतनी सडन हक से बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया था, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसे ये पसंद नहीं आया। पर उनका ये प्राइवेट मोमेंट ज़्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि सर्वेंट्स चिल्लाते हुए हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। बैंक्वेट से काफ़ी ब्रेक ले लिया था, और उनका छुपने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए दोनों जल्दी से वापस आ गए ताकि ट्रेनिंग ग्राउंड पे पकड़े न जाएं। जब वो वापस आए तो डेन सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऑफिशियली उसको उसके बर्थडे और पहले मैनाकोर की डिस्कवरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। और ऑफ कोर्स उसे एक स्पेशल गिफ्ट भी मिला, एक ब्रोच जो उसके फैमिली क्रेस्ट के साथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बड़ी बहनें पहनती थीं। उसकी माँ ने उसे बोला कि वो इस गिफ्ट को संभाल कर रखे, क्योंकि ये ब्रोच अब उसकी स्टेटस और ऑनर का प्रूफ होगा। उसके पेरेंट्स के बाद सभी गेस्ट भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगे। अब डैन ऑफिशियली और ट्रूली एक स्ट्रेस बन चुका था, और वहां मौजूद किसी भी इंसान को डाउट नहीं था कि वो एक दिन अपने फादर की तरह एक अच्छा और शानदार इंसान बनेगा। डैन के पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, और छोटा डैन भी, क्योंकि ये पहली बार था जब अपनी दोनों जिंदगियों में उसे इतने लोगों से इतनी वार्म विशेष मिली थी। अचानक पूरा रूम हिलने लगा। गेस्ट चिल्लाने लगे और पैनिक करने लगे, सोचते हुए कि ये या तो एक अर्थक्वेक है या एनिमी अटैक। डेन भी टेंशन लेने लगा, पर उसके फादर ने तुरंत उसे रीअश्योर किया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्कनस्ट्रेस को अच्छी तरह पता था कि क्या हो रहा था, चाहे वो चाहता था कि आज का दिन शांति से गुजर जाए, पर शायद उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी। डेन को बिल्कुल नहीं पता था कि हॉल के सीलिंग के पास लाइटनिंग बोल्ट्स चमकने लगे थे, और एक सेकंड में एक पोर्टल ओपन हो गया जो डायरेक्टली स्केयर्ड गेस्ट्स के ऊपर था। गेस्ट्स की कंफ्यूजन का कोई एंड नहीं था जब उस पोर्टल से एक छोटी सी फिगर बाहर आई, जो फिजिक्स के रूल्स की मजाक उड़ाता हुआ सीधा फ्लोर पर बिना किसी दिक्कत के लैंड कर गया। ये कोई और नहीं, टेन की बड़ी बहन अरेबेला थी, जिसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो लेट आई है। गेस्ट्स काफ़ी शौक में थे कि इतनी छोटी सी लड़की टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकती है। नॉर्मली एक छोटी सी गेट ओपन करने के लिए भी कम से कम 5 चेन की ज़रूरत होती है। टेन उसकी पावर से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं था, बल्कि इरिटेटेड था कि वो इतनी लाउड और फ्लैशी एंट्री कर रही थी। पर जैसे ही गेस्ट्स थोड़ा शांत हुए, एक बड़ा मॉन्स्टर आसमान में दिखाई दिया। एक मैसिव वाइवर्न, जिसके ऊपर एक राइडर था।
लगता है इस बार गेस्ट्स को डराने का काम लेडी क्लेयर ने किया था। वो काफी बुरा फाइल कर रही थी क्योंकि वो बस 1 सेकंड लेट हो गई थी अपनी बहन से पहले आने में। जैसे ही वो अंदर आई, गेस्ट्स उसके बारे में बातें करने लगे कि उन्होंने सुना था कि वो एक ब्रिलियंट समनर है, पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक वाइवर्न कंट्रोल कर सकेगी। आखिरकार वो सब घर आ गए और साथ मिलकर अपने छोटे भाई डेन को हैप्पी बर्थडे विश करने आए। अपनी फ्लैशी एंट्रीज के बाद डेन की बहनें तुरंत अपने रिस्पेक्टिव गिफ्ट्स उसके हाथ में दे देती हैं और बर्थडे विश करती हैं। डेन उन्हें थैंक्स बोलता है कि वो अपनी स्टडीज के बीच टाइम निकाल कर घर आए। दोनों लड़कियां सिर्फ ये देखने के लिए एक्साइटेड थीं कि उनका छोटा भाई गिफ्ट्स ओपन करे। ड्यूक अरिन तो ये देखकर ऑलमोस्ट रो ही पड़ा कि उसके बेटे को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि उसकी बेटियों ने उसके बर्थडे पर सिर्फ एक लेटर भेज दिया था। डेन ने वो बॉक्स खोला जो अरेबेला ने दिया था, और अंदर एक रिंग थी जो एक कन्वीनियंट डायमेंशनल पाउच में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। ये आर्टिफैक्ट अरेबेला ने खुद डिजाइन किया था। सबस्पेस मैजिक जो इसके क्राफ्टिंग में यूज हुई थी, सबसे हाईएस्ट चेन की मैजिक थी। अरेबेला के स्टीम्ड प्रोफेसर ने इसे रिंग पर अप्लाई किया था। ये सबको पता है कि किसी भी आइटम में सबस्पेस मैजिक डालना कितना डिफिकल्ट होता है। अरेबेला ने रिंग उठाई और प्यार से अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसकी फिंगर में पहनाई। उसने इस आर्टिफैक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगाया होगा, जो एक कंप्लीट सबस्पेस को होल्ड कर सके। उसने डेन की जेनेटिक कोड को रिंग से लिंक कर दिया था ताकि कोई और इसे यूज न कर सके, सिर्फ उसका छोटा भाई। ये एक वन ऑफ अ काइंड आइटम था। मॉमी लिली ने रिंग ध्यान से देखा और उसके आस पास मना की छोटी सी वेव देखी, जो बताता था कि ये हाईएस्ट ग्रेड मैजिक स्टोन्स से बना था। एराबेला ने एक्सप्लेन किया कि डेन को बस थोड़ा सा माना रिंग में डालना होगा और सब स्पेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये नॉर्मल डायमेंशनल पाउचेस से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट था। सिर्फ ये बात ही इसे एक इनवैल्यूएबल आर्टिफैक्ट बनाती थी। जितना डेन को याद था, ये तरह के टूल्स सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे। बैटलफील्ड पर भी सिर्फ नोबल बॉर्न कमांडर्स और हाई रैंकिंग मैजिशियंस ही इतनी कन्वीनियंट पावर यूज करते थे। ये रिंग जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे उसके बॉडी के अकॉर्डिंग ग्रो करेगी और अडेप्ट करेगी। टेन ने आर्टिफैक्ट में अपना माना डालने की कोशिश की और एक ग्रीन पोर्टल सबके सामने ओपन हो गया। ड्यूक आर्किन अपने बेटे को ये सब एफर्टलेसली करते देखकर स्टन्ड रह गया। क्लेयर, ड्यूक पीथियन और लाइला तो ये रेडियंट मैजिक देखकर बिल्कुल फ्लैबरगास्टेड थे। डेन ने सब स्पेस अराबेला से भी ज्यादा फास्ट ओपन कर दिया था। ये क्लियर था कि वो एक जीनियस था। अगर उसने एक साथ माना कोर और मेजस सर्कल कल्टीवेट करने में सफलता पा ली, तो ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होती। मैजिक के इस डार्जलिंग डिस्प्ले के बाद क्लेयर अपने छोटे भाई के पास आई और उसे अपना गिफ्ट दिया। डेन धीरे से प्रेजेंट ओपन करने लगा और अपनी बड़ी बहन का दिल से शुक्रिया अदा किया। वुडन बॉक्स के अंदर एक अजीब सा अंडा पड़ा था, जो एक सॉफ्ट क्लॉथ के ऊपर रखा गया था। कंफ्यूज्ड होकर उसने एग उठाया और पूछा कि ये क्या है। क्लेयर थोड़ा पैनिक हो गई और उसे केयरफुली हैंडल करने के लिए वार्न किया, क्योंकि ये एक नॉर्मल एग नहीं था। पूरे परिवार को ये अजीब गिफ्ट देखकर क्यूरियोसिटी हो रही थी, पर सीएलए ने सिर्फ डेन को बताया कि ये क्या है। उसने धीरे से उसके कान में बोला कि ये एक फेमिलियर है। ये उसे गलती से मिला जब वो डीरन समन करने की कोशिश कर रही थी। सीएलए को खुद भी नहीं पता था कि इसमें से क्या निकलेगा, पर दुनिया को ये तो पता ही था कि एक फेमिलियर कितना प्रेशियस होता है। डेन सोचने लगा कि ये अजीब सा एग उसके लिए क्या निकाल कर लाएगा। उसने पहले भी फेमिलियर्स के बारे में सुना था। ये समन से बिल्कुल अलग होते थे। एक बार फेमिलियर समन हो जाए तो वो परमानेंटली रियल वर्ल्ड में रह सकता था। क्लेयर ने छोड़ दिया कि डेन इस एग को तब तक सीक्रेट रखे जब तक ये हैच न हो जाए। डेन ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। एराबेला को ये दोनों का विस्परिंग सेशन इरिटेट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। जहां तक सीएलए की इंस्ट्रक्शंस की बात थी, डेन को हर सुबह और शाम में माना इस एग में डालना होगा, ताकि वो इसे अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर सके। लिली बस इतना देखकर खुश थी कि उसके बच्चे एक दूसरे को इतने स्पेशल गिफ्ट्स दे रहे थे। ये बताता था कि वो कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। गिफ्ट गिविंग खत्म होते ही ड्यूक एरिन ने खांसी की और अपनी बेटियों को याद दिलाया कि कम से कम अपने पेरेंट्स को हेलो तो बोल दो।
इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद भी उन्होंने अब तक अपने पेरेंट्स से एक शब्द भी नहीं बोला था। जैसे ही उन्हें ये रियलाइज हुआ, दोनों लड़कियां थोड़ी ऑकवर्डली अपने फादर को ग्रीट करने लगीं। ड्यूक अरेन अपने बच्चों के मामले में एकदम सॉफ्ट ही था, इसलिए उसे कोई बुरा नहीं लगा। वो तो बस अपनी बेटियों को वापस देखकर खुश था। जब से वो अपनी अपनी प्रोफेशंस परस्यू करने निकली थीं, तब से वो घर काफ़ी कम आती थी। तो ड्यूक एरन उन्हें हेल्थी और खुश देखकर काफ़ी रिलीव्ड था। डोर से लिया श्रेयस फैमिली को इतना लविंग और हैप्पी देख रही थी। छोटी सी लड़की अपने घर के माहौल और इनके बीच कंपैरिजन करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। डेन ने देखा कि वो उन्हें घूर रही थी और फिर धीरे से उसका सिर झुका। उसने उसके मूड में चेंज नोटिस किया जब वो बिना कुछ कहे शांति से भीड़ से निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि एक जीवंत नोबल क्राउड के बीच वो इतनी अकेली और उदास क्यों लग रही थी। बैंकेट खत्म हो गया और अगला दिन शुरू हुआ। ड्यूक बाउट थर्मियन रात भर वहीं रुक गया था और अब समर टेरिटरी में वॉक कर रहा था। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, एराबेला सीनियर कितनी कमाल की टैलेंटेड लड़की है। एकेडमी की बेस्ट मेज होने के नाते उसकी मैजिकल स्किल्स किसी भी और से अनपैरेलल्ड थीं। वो सोचने लगा कि अगर अराबेला और एकेडमी के बेस्ट सोर्ड्समैन, जो ड्यूक थर्मियन का बेटा था, की शादी हो जाए, तो हाउस सीरीज और थर्मियन एक साथ मिलकर एक ऐसी पावरफुल फैक्शन बना सकते हैं जो इंपीरियल फैमिली को भी टक्कर दे सके। अगर ऐसा होता तो कोई भी उनके घरानों या बच्चों से पंगा नहीं ले सकता। इसी वजह से ड्यूक थर्मियन ने डिसाइड किया कि आज आयरिन के साथ बैठकर उनके बड़े बच्चों के एंगेजमेंट पर बात करेगा। जब वो दूसरे ड्यूक से मिलने जा रहा था, तभी उसने आसपास स्टील के टकराने की आवाज सुनी। ये ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही थी। लगता था कोई सुबह सुबह अपनी टेक्निक होन कर रहा था। और वो कोई और नहीं, डेन था, जो अपनी स्पीयर स्किल्स पॉलिश कर रहा था, एकदम फोकस्ड तरीके से। अब तक वो इस हथियार में काफी डेडली हो चुका था। अपने फादर के साथ सालों की ट्रेनिंग और अपनी इंसेन वर्क एथिक की वजह से वो कब का कॉम्बैट रेडी हो चुका था। डेन का फोकस बिल्कुल अनमैच्ड था। वो एक वेटरन वॉरियर की तरह फ्लूइडिटी और शार्पनेस के साथ मूव कर रहा था। बैटलफील्ड पर इधर उधर तेजी से घूमते हुए मल्टीपल किलिंग ब्लोज डिलीवर कर रहा था। उसने अपनी स्पीड और ज्यादा पुश की और इंटेंसिटी को एक हायर गियर में ले गया। आखिरी में उसके हाथ एकदम ब्लर हो गए जब उसने एक छोटी सी ड्यूरेशन में अनेक स्पीयर स्टैब्स मार दिए। ड्यूक थेरन की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ी और वो दूर से डेन की ट्रेनिंग देखने लगा। वो हाउस एस के सबसे छोटे बेटे को ट्रेनिंग में फुल बीस्ट मोड में देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज था। अपनी अनुभवी आंखों से उसने पहचान लिया कि डेन की टेक्निक कितनी ज्यादा पॉलिश्ड थी। उसकी मूवमेंट्स और कंसंट्रेशन किसी भी तरह एक 7 साल के बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। उसके सिंपल स्पीयर स्टैब्स भी एक टेरिफाइंग लेवल तक रिफाइंड थे। हर चीज इतनी परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रही थी कि बैटलफील्ड पर सालों से लड़ रहे स्पीयरमैन भी उससे सीख सकते थे। जब डैन ने अपनी लास्ट सीक्वेंस खत्म की, तो वो जोर जोर से सांस लेने लगा। ड्यूक थेरन पूरी तरह इम्प्रेस्ड था। जो कुछ उसने देखा था वो एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था। उसने सुना था कि छोटे श्रेय ने बचपन से ही अजीब तरीके की टैलेंट दिखानी शुरू कर दी थी, पर वो हमेशा इन रूमर्स को बस एग्जैजरेशन समझता था। अब उसे पता था कि ये सब सच है। थोड़ी देर की ब्रेक के बाद डेन दोबारा प्रैक्टिस में लग गया। इस बार उसने अपनी मूवमेंट्स और फुटवर्क पर ध्यान दिया। ड्यूक थेरन, जो खुद लैंड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन था, तुरंत समझ गया कि इस बच्चे का स्टांस और फुटवर्क एक सोर्ड मास्टर से मिलता जुलता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक थॉट आया कि हो सकता है कि डेन ने सोर्ड्समैनशिप भी काफी हाई लेवल तक सीख रखी हो, वो भी इतनी छोटी उम्र में। आखिरकार डेन को महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने अपनी स्पीयर ब्रांडिश की, स्ट्राइक करने के लिए रेडी होते हुए, और जो भी उसे छुपकर देख रहा था उससे बाहर आने के लिए वॉर्न किया। ड्यूक थेरन एक्साइटमेंट में इतना खो गया था कि उसकी प्रेजेंस एक बच्चे ने ही डिटेक्ट कर ली। ये उसके एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर होने के लिए शायद इतना प्राउड मोमेंट नहीं था। जैसे जैसे वो डेन की मूवमेंट्स के बारे में और सोचने लगा, वैसे वैसे उसे ये और फेमिलियर लगने लगी। उसे पक्का यकीन था कि उसने ये फुटवर्क पहले भी कहीं देखा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसने अपनी प्रेजेंस रिवील की और डेन से माफी मांगी कि उसने उसकी प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन स्पाई किया।
उसने इंसिस्ट किया कि वो कोई शेडी काम नहीं कर रहा था। जब डेन को पता चला कि ईव्सड्रॉपर ड्यूक थेरन है तो उसे अपनी बात कहने का थोड़ा बुरा लगा। चाहे वो अब तक अपने नए बॉडी में 7 साल बिता चुका हो, पर यह वही आदमी था जिसने पिछली लाइफ में उसे हरा कर मार दिया था। अपनी एटिकेट ट्रेनिंग को याद रखते हुए डेन स्ट्रेस ने फॉर्मली ड्यूक का ग्रीट किया। ड्यूक थेरन ने एक्सेप्ट किया कि वो डेन की सुबह सुबह की ट्रेनिंग देखकर मेस्मराइज्ड हो गया था और उसने दोबारा माफी मांगी। बच्चे ने अपने लेवल पर जवाब दिया कि वो उसे माफ कर रहा है। ड्यूक उसकी इस बात पर अम्यूज्ड हुआ कि ये लड़का ऐसे बोल रहा था जैसे दोनों एक ही लेवल के हों। अब जब उसने डेन को पास से देखा तो उसने नोटिस किया कि लड़के के बॉडी पर इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बावजूद थकान या ट्रेम्बलिंग का कोई निशान नहीं था। जब वो इसकी एज का था तब तक तो उसने माना कोर भी डेवलप नहीं किया था। ड्यूक ने डेन के एक्सीलेंट स्टैबिंग अटैक को हाईलाइट किया, ये ऑब्जर्व करते हुए कि लड़के ने आर्किन का स्पीयर का टैलेंट इनहेरिट किया है। जो स्पीयर वो यूज कर रहा था वो भी काफी हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप का लग रहा था। डेन ने फॉर्मली ड्यूक का शुक्रिया किया कि उसने उसकी टेक्निक रिकॉग्नाइज की और बूढ़ा आदमी हल्का सा स्मर्क कर दिया। ये लड़का सिर्फ एक लीथल सोल्जर ही नहीं था, बल्कि उसे हर मोमेंट पर क्या कहना चाहिए ये भी पता था। इस कंपैरिजन में उसका खुद का बेटा 7 साल की उम्र में ना तो इतनी अच्छी स्किल्स रखता था और ना ही इतनी मैनर्स। ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन ने ड्यूक थेरन के दिमाग में एक और आइडिया डाल दिया। वो अब लीला और डेन की शादी अरेंज करने का भी सोच रहा था। इसलिए उसने कैजुअली मेंशन किया कि उसकी बेटी भी स्पोर्ट्समैनशिप में ट्रेनिंग ले रही है। उसने सजेस्ट किया कि क्योंकि दोनों उम्र में लगभग सेम हैं, तो एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। डेन ने पोलाइटली जवाब दिया और ड्यूक को लड़के का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पसंद आया। आखिरकार ड्यूक थेरन ने कहा कि वो अब और डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसने ट्रेनिंग हॉल से जाने की परमिशन मांगी। पर जाने से पहले उसके दिमाग में एक और सवाल था। वो जानना चाहता था कि क्या डेन ने कभी फॉर्मली स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेन की है। डेन से एक छोटी सी गलती हो गई। शायद उसके पुराने हैबिट्स बिना सोचे समझे बाहर आ गए थे। ड्यूक थेरन की ट्रेंड आंखों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसने ये छोटी सी डिटेल तुरंत पकड़ ली। डेन ने जवाब दिया कि उसने बस कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं जो बेसिक स्पोर्ट्समैनशिप सिखाते हैं, पर उसने कभी ऑफिशियली इसमें ट्रेनिंग नहीं ली है। फिर भी ड्यूक को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने महसूस किया कि लड़के के अंदर एक रॉ बैटलफील्ड सेंस जैसा कुछ है, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती थी कि एक इनएक्सपीरियंस्ड बच्चे के अंदर ऐसी किलर इंस्टिंक्ट नहीं हो सकती। आखिरकार ड्यूक ने उसका पीछा छोड़ा और अलविदा कहा, और डेन ने उसे बिड फेयरवेल किया। ड्यूक थुरॉन ने यह भी कहा कि अगर कभी फ्यूचर में डेन कैपिटल आए तो वह उसे मिलने जरूर आए। अब एक स्वर्ड्समैन के तौर पर वह डेन की टैलेंट में पर्सनली इंटरेस्टेड हो चुका था। डेन सोचने लगा कि क्या यह आदमी अब भी उसे याद करता है। सिर्फ यह सोचकर ही कि वह कभी उस इंसान को हरा सकता है जिसने पहले उसकी जान ली थी, उसका खून तेज होने लगा। अगर उसने अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई और स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की तो उसे पक्का यकीन था कि वह ड्यूक को सरपास कर सकता है। इस नई जिंदगी में उसके गोल्स में से एक था माइटी बाउट थेरियन को हराना। ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हुए टेन टाइम का ट्रैक ही खो बैठा और हर्नन, जो उसका अटेंडेंट था, उसे लेने आया। हर्नन हमेशा शैडोज में रहता था, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए तैयार। उसकी इतनी हल्की प्रेजेंस देखकर डेन को लगा कि शायद ये आदमी असैसिनेशन और स्टेल्थ स्किल्स सीखने में भी काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। आज सब लोग दूसरे बैंकेट की तैयारी में बिजी थे। कुछ नोबल्स तो पहले ही लोकेशन पर पहुंच चुके थे। एक ही दिन में 30 से ज्यादा नोबल फैमिलीज को इकट्ठा करना मुश्किल का काम था। टेन की बहनें तो पहले ही एक टेलीपोर्टर गेट ओपन कर चुकी थीं और एकेडमी वापस चली गई थी। उनका वापस जाना जरूरी था क्योंकि उनके मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले थे। अब डेन के लिए भी टाइम आ गया था कि वह फ्रेश हो और अच्छे से तैयार हो। उसने अपने दिमाग में ये नोट किया कि रात को जो गिफ्ट्स उसकी बहनों ने दिए थे उन्हें ध्यान से देखेगा। अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद डेन का ध्यान रखा गया और उसे तैयार किया गया। फिर वह अपने मॉम और डैड के साथ फैमिली हॉल में गया और अलग अलग नोबल्स से मिला। पूरी रात उसे अपनी एटिकेट ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ा क्योंकि वह हाई सोसाइटी के लोगों के साथ घुल मिल रहा था। सभी की नज़र सिर्फ उस पर थी क्योंकि वह बर्थडे बॉय था। आखिरकार
वह किसी तरह बैंकेट हॉल से निकलने में सफल रहा और फ्रेश हवा ले सका। एक नोबल की जिंदगी वाकई थकाने वाली होती है। बर्थडे बॉय होने की वजह से उसका स्केड्यूल यूजुअल से ज्यादा पैक्ड था, लेकिन कम से कम उसे सुकून पाने के लिए उनके ब्यूटीफुल गार्डन में जाने का ऑप्शन तो था। मिस्टर गार्डर ने इस स्पेशल जगह को बहुत ही सुंदर तरीके से कल्टीवेट किया था, ऐसी ब्यूटी जो दिल को शांति दे। डेन ने देखा कि फ्लावर्स फुल ब्लूम में थे, अपने यूनिक कलर्स के साथ चमक रहे थे, और उनके आसपास बटरफ्लाईज उड़ रही थी। उसे अपनी सबसे बड़ी बहन की बात याद आई, जो कहती थी कि नेचर में सबसे ज्यादा माना फ्लावर्स में होता है। थोड़ा फ्री टाइम होने की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना फ्लावर्स के अंदर का माना एनालाइज करे। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में मैजिक के नेचुरल फ्लो पर कंसंट्रेट किया। बिना आंखें खोले उसने वह कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया जो उसकी बहन ने उसे एक्सप्लेन किया था। धीरे धीरे उसने फ्लावर्स के अंदर माना महसूस करना शुरू किया। वह एक साथ मल्टीपल फील्ड्स में ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन अब तक उसे मेज मैजिक और समनिंग मैजिक में कोई नोटिसेबल प्रोग्रेस नहीं मिली थी। उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि किस फील्ड पर ज़्यादा ध्यान दे। कभी कभी ज़्यादा टैलेंट होना भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। लिटरल सेंस में ब्रो अपनी सक्सेस की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। कुछ मिनट्स गार्डन की नेचुरल माना में इमर्स्ड रहने के बाद उसने फाइनली फ्लावर्स के अंदर माना देख लिया। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि एक छोटी सी चीज के अंदर इतना मैसिव और तेजी से फ्लो होने वाला माना हो सकता है। अगर कोई नेचर के फ्लो को महसूस कर सके और किसी तरह उसे अपना बना सके, तो यह प्रिंसिपल बॉडी में सेटल होकर एक मैजिक सर्कल बना सकता है। यही चीज़ अब हो रही थी। ये और भी ईज़ी हो गया क्योंकि उसकी बॉडी की माना एफिनिटी हमेशा से ही ज़बरदस्त थी। वह क्लियरली वह चीज़ें देख सकता था जो दूसरे लोग बस अपनी सिक्स्थ सेंस से महसूस कर सकते थे। बस एक ट्रिप गार्डन में लेकर उसके माना परसेप्शन में मैसिव इम्प्रूवमेंट आ गया। जो पहले उसे बस फेंटली दिखाई देता था, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया था। वह मैजिक के इनर वर्किंग्स को समझने के बहुत करीब था जब उसने महसूस किया कि कुछ तो टूट रहा है। तभी दो नोबल किड्स भी गार्डन में आ गए। बैंकेट हॉल में बड़े लोगों की बकबक सुनने से बोर होकर वे गार्डन में आ घूम रहे थे। दोनों भाई बहन थे। बड़ा भाई जो रेड हेड था, बस इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सब बस जीनियस सरा के बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। वह गुस्से में फ्लावर बेड पर चढ़ गया और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा। रेड हेडेड सिबलिंग्स गार्डन के अंदर भटक गए थे और ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे जब उनकी नज़र टेन पर पड़ी, जो वहां एक ट्रांस में खड़ा था। उन्होंने उसके कपड़ों को देखा और गलती से समझ लिया कि शायद वह कोई सर्वेंट है, और जोर से चिल्लाने लगे। डेन को इस बदतमीज लड़के का यह एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह कमीना उसे ऑर्डर दे रहा था कि वह उसे और उसके भाई को गार्डन से बाहर का रास्ता दिखाए। डेन ने देखा कि ये दोनों फ्लावर्स के साथ क्या कर रहे थे और जोर से चिल्लाया कि वो प्लांट्स को स्टॉर्म करना बंद करें। पर यह रेड कमीना इस बात पर ऑफेंड होने की हिम्मत रखता था कि उस पर चिल्लाया गया। डेन ने पूछा कि वो लोग गार्डन के रास्ते यूज करने के बजाय फ्लावर बेड क्यों बर्बाद कर रहे हैं। रेड बास्टर्ड ने देखा कि डेन छोटा है, तो अपनी बैड टाम मीजी चालू रखी। फिर वही छाती ठोक कर अपने परिवार का नाम गिनना शुरू कर दिया, जैसे हर नोबल ब्रैट करता है। लेकिन डेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़र में ये दोनों बस कुछ जंगली जानवर लग रहे थे जो उसके गार्डन का सत्यानाश कर रहे थे। रेड बास्टर्ड को ब्रूट कहना पसंद नहीं आया, पर उसने वैसे ही एक्ट किया। उसने डेन की कॉलर पकड़ ली। ये दोनों भाई काउंट टायरन के बेटे थे, जो कासल में गेस्ट बनकर आया था। जैसे ही काउंट टायरन का नाम सुना, डेन के दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश हो गई। पिछली जिंदाजी में उसने बैटलफील्ड पर इस आदमी को एक शर्मनाक हार के बाद कैप्चर किया था। काउंट टायरोन एक इरिटेटिंग नोबल था, एक ऐसे हरामी जो बस नाम का नोबल था। सामने जो लड़का खड़ा था, उसका बिहेवियर देखकर एक ही बात परफेक्ट फिट हो रही थी। जैसे बाप, वैसे बेटा। रेड बास्टर्ड अपने परिवार के नाम का डांका बजाता रहा, बोलता रहा कि वो लोग कैपिटल में मशहूर हैं। उसने तो ये तक धमकी दे दी कि उसका घर डेन को बिना किसी निशान के गायब कर सकता है, तो उसे अपनी जुबान संभालनी चाहिए। डेन ऐसे गधों को पहले भी बहुत देख चुका था। उसे पता था कि वर्ड्स इस रेड बास्टर्ड के खोखले दिमाग तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो अपना मुक्का उठाता है, ये सोचकर कि वो बस एक सर्वेंट को डरा रहा है। लेकिन डेन ऐसा होने नहीं देने वाला था।
उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर रेड बास्टर्ड की नाक पे इतनी जोर से मारा कि वो ऑलमोस्ट क्रश हो गई। ये एक क्रिटिकल हिट था जो सीधे उसके स्नाउट पे लगा। उसका छोटा भाई घबराकर अपने बड़े भाई के पास भागा। उसने देखा कि रेड बास्टर्ड जमीन पर धड़ से गिर चुका था। जब उसने अपनी नाक से खून बहता देखा तो एकदम से पैनिक होने लगा, जैसे पहली बार खून देख रहा हो। खून अपने हाथ में देखते ही वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और डेन को जान से मारने की धमकी दे दी। डेन को यह धमकी बहुत हासी वाली लगी। उसने सीधे उस बदतमीज लड़के को चैलेंज दे दिया कि जो करना है कर ले। रेड बास्टर्ड अब खून का बदला खून से लेना चाहता था। छोटा भाई थोड़ा समझदार निकला। उसने अपने बड़े भाई को रोकने की कोशिश की, पर यह जंगली अब इतना गुस्से में था कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता था। वो तुरंत एक जोर का पंच मारने आगे बढ़ा, पर डेन ने बिना किसी एफर्ट के जंप बैक करके डॉज कर दिया। ये पूरा मिसमैच था। डेन उसके लिए बहुत ज्यादा स्लिपरी था। वो चिल कर रहा था जब तक रेड बास्टर्ड खुद ही थक ना जाए। डेन ने नोटिस किया कि इसका फुटवर्क बहुत ही स्लॉपी था, जैसे इसने कभी जिंदगी में कोई हथियार नहीं उठाया हो। उसने सोचा कि हो सकता है ये लड़का कोई मेज या समनर हो। पंचेस की बारिश होती रही, पर एक भी हिट डेन के एक स्ट्रैंड तक नहीं पहुंची। रेड बास्टर्ड की नाक से खून बहना बंद नहीं हो रहा था और उसका पेशेंस खत्म होने लगा। डेन अपने सुपीरियर फुटवर्क का मजा ले रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद वो वही मैजिक फ्लो यूज कर सकता है जो उसने पहले फ्लावर्स में देखा था। अगर वो इस फोर्स को कंप्रेस कर पाया तो शायद उसे एक फिजिकल फॉर्म में ला सकता है। ये टेस्ट करने का ये परफेक्ट मौका था। साइड में खड़ा छोटा भाई मुंह खोलकर ये सब देख रहा था। डेन ने अपने पैर जमाए और अपने हाथों में मैजिक गैदर करना शुरू किया। उसने एक रॉ माना का बॉल विजुलाइज किया और सीधे उस ब्रूट के पेट में पेल दिया। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि रेड बास्टर्ड जोर से जमीन पर जा गिरा। रास्ते में कंक्रीट भी तोड़ा। वो चीख रहा था, दर्द और शर्म दोनों महसूस कर रहा था। लिल ब्रो भागकर अपने लूजर भाई को चेक करने लगा, जो अब फ्लावर्स के ऊपर पड़ा था। पर डेन को सिर्फ ये टेंशन थी कि फ्लावर बेड का क्या हुआ। उस बास्टर्ड की हालत उसके लिए कोई मैटर नहीं करती थी। पर ये रेड बास्टर्ड भी जिद्दी था। अभी भी इतनी एनर्जी बची थी कि खड़ा हो सके। जब उसने देखा कि डेन मैजिक यूज कर सकता है तो तुरंत डिमांड करने लगा कि वो बताए कि वो कौन है। लिल ब्रो फिर से उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, पर रेड बास्टर्ड की ईगो इतनी हर्ट हो चुकी थी कि उसे अब किसी और बात की फिक्र ही नहीं थी। वो तुरंत अपने अंदर की माना को बेकन करने लगा और एक इंसीडियस पोर्टल ओपन करने की कोशिश की। डेन को यह फेमिलियर लगा। ये समनर्स की मैजिक थी। माना एक जगह घुलने लगा और धीरे धीरे एक ट्रांसल्यूसेंट वुल्फ इमर्ज होने लगा। ये वुल्फ एकदम ब्लड थर्स्टी लग रहा था। शार्प फैंग्स निकाल कर रेडी था अटैक करने के लिए। रेड बास्टर्ड एक मेनियक जैसा हंसने लगा और अपनी समन का नाम अनाउंस किया, केनपू। उसने फाइनली अपना नाम बताया, डिगन टायरन। अब वो डेन को दिखाने के लिए तैयार था कि एक नोबल के साथ पांगा लेने का असली अंजाम क्या होता है। डेन ने सुना कि वो ब्रैट अपने वुल्फ को ऑर्डर दे रहा था कि उसको फाड़ डाले, पर एक सिम्स वुल्फ समन देखकर उसको कोई असर नहीं हुआ। ये वैसे भी काफी वीक लगा, क्योंकि वो तो अपनी बहन सीएलए को देख चुका था, जो अपने वाइवर्न जैसे डेंजरस बीस्ट्स समन करती थी। डिग्रोन दूर खड़ा था जब जेनपू डेने पर झपटा, पर डेने एक इंच भी नहीं हिला। उसने सिर्फ वुल्फ की आंखों में देखा। जेनपू को शायद समझ आ गया कि अगर उसने अटैक किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी वजह से उसने तुरंत अपनी पूंछ घुमा ली और सीधा 180 डिग्री का टर्न ले लिया। उसकी ऑरा एकदम बदल गई, जैसे कि अब उसका अग्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया हो। टायरन भाइयों के होश उड़ गए। डिगॉन का गुरूर, उसका समन जैसे उसके खिलाफ हो गया था। इस वक्त बड़ा पप्पी एकदम टेम हो गया और डेने के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उसका मालिक हो। डिगॉन अपने समन पर चिल्लाया कि वो डेने का गला काट दे और उसकी जान ले ले, पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा पप्पी ने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी, वो भी हैप्पली, जैसे वो डेने का फ्रेंड हो। डेने ने समन बीस्ट में कोई हॉस्टिलिटी नहीं देखी, तो उसने उसे प्यार से पेट कर दिया। खुद उसको भी नहीं समझ आया कि यह सब कैसे हो गया। अब सोचा जाए तो सीएलए के समन्स भी हमेशा उसके साथ फ्रेंडली ही थे। उसका वाइवर्न भी कभी कभी उसके साथ खेलता था। तब उसको लगा था कि ये सिर्फ उसके ब्लड टाइजर्स की वजह से हो रहा है। पर अब जबकि इस सिचुएशन में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी समन बीस्ट फ्रेंडली बिहेव कर रहा था।
इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी समनेट बीस्ट के साथ फेवरेबिलिटी नेचुरली बहुत हाई थी, या फिर ये कि जेनपू का अपने हरामी समनर के प्रति रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। डिगॉन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सुना था कि एक समन अपने मास्टर को बिट्रे कर दे। डे ने हर एंगल से जीत रहा था, और वो डिगॉन को और चिढ़ाने लगा कि अगर हिम्मत है तो आके लड़ ले। लिल ब्रो लिटरली अपने बड़े भाई से भीख मांग रहा था कि वो अपनी बेइज्जती और ना करे और बस हार मान ले, पर कुछ फायदा नहीं। डिगॉन का बेकार दिमाग अब भी लड़ना चाहता था। लिल ब्रो को ये सब बंद करवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बेचारा डर के मारे अपनी ही पैंट्स गीला कर चुका था। वो रोते हुए डिगॉन से रिक्वेस्ट कर रहा था, और डिगॉन उसको उल्टा गालियां दे रहा था कि वो एक एम्बैरसमेंट है। डेने ने उनके ईगो पे और नमक छिड़क दिया, और उनको बेसमेंट में बने बाथ हाउस का पता बता दिया। डिगॉन ने तुरंत अपने छोटे भाई की हालत का यूज करके वहां से कट लिया, पर जाने से पहले भी वो एक और बेकार धमकी दे गया कि डेने को गार्डन में ही रहना चाहिए। डेने ने बस उस लूजर को घिन्न भरी नजर से देखा। डेगॉन तो इतना पथेटिक था कि अपना समन भी साथ नहीं ले गया। अब डेने गार्डन में रिलैक्स करते हुए अपने नए माना अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसने सीएलए से सीखी एक ट्रिक ट्राई की। उसने देखा कि डिग्रोन और जैनपू के बीच एक वीक सी लिंक अब भी बाकी थी। उसने उस लिंक को केयरफुली कट किया और अपनी खुद की मैजिक यूज करके उसको ओवरराइट कर दिया। इस प्रोसेस के बाद ऑनफिशियली वुल्फ और डेने एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। एक लड़का जो कभी प्रॉपर समनिंग तक नहीं कर सका था, उसने सिर्फ अपनी समन्ड बीस्ट्स के साथ हाई फेवरेबिलिटी यूज करके एक कॉम्प्लेक्स ट्रिक परफॉर्म कर दी। अब ऑफिशियली वो एक समनर बन चुका था। जब वो अपनी इस जीत का मजा ले रहा था, तभी उसको एक बहुत एनोइंग आवाज सुनाई दी जो उसको ढूंढ रही थी। टेगॉन टायरन, वो स्पॉइल्ड हरामी, अपने पापा को बुलाकर चुगली लगाने आ गया था कि गार्डन में किसी लड़के ने उसको मारा। उसने सीधा टेने की तरफ उंगली उठाई। ये कावार्ड अपनी प्लीडिंग नाक को दोनों हाथों से दबा रहा था और अपने बाप से कंप्लेन कर रहा था कि डेने ने उसका समन भी छीन लिया। फिर एंटर होता है बड़ा भाई मोगार्ड टायरन, जो टायरन काउंट फैमिली का हेड एंड कैपिटल का एक बड़ा नोबल था। उसने बड़े एरोगेंस के साथ बोला कि क्या सच में डेने ने उसके बेटे का चेहरा खराब कर दिया और उसका समन जबरदस्ती छीन लिया। लेकिन डेने किसी सुअर के सामने पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपना स्टांस पक्का रखा और जो किया उसको प्राउडली ऑन किया। उसने नोटिस किया कि मोगार्ड टायरन पहले से काफी मोटा लग रहा था, जबकि बैटलफील्ड पर जब उसने उसको कैप्चर किया था तब इतना भारी नहीं था। पीस टाइम में ये सुअर मजे ले रहा था, जबकि बैटलफील्ड पे इसकी कोई औकात नहीं थी। मोगार्ड अपनी नकली पावर फ्लेक्स करता रहा कि ये मामला ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके बच्चों से पंगा लेने वाले को वो माफ नहीं करेगा। ये सुअर एक के बाद एक सवाल पूछता रहा और फिर फाइनली डिमांड कर दिया कि डेने अपनी पहचान बताए। तब डेने ने अपना सर ऊंचा किया और एकदम फॉर्मल टोन में इंट्रोड्यूस किया। मैं हूं डेनिस रास, आर्कन्सस रास का सबसे छोटा बेटा, जो साउथ का लॉर्ड और सरास काउंट फैमिली का हेड है। एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स वाली एंट्री दे दी बंदे ने। ये इंट्रोडक्शन सुनकर बाप बेटा दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लोग अनोइंगली बर्थडे बॉय से पंगा ले चुके थे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो साउथ के राइजिंग स्टार से टकरा गए हैं। ड्यूक इस पूरी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात से काफी बिविल्डर्ड था, क्योंकि उसके सामने हाउस रास का सबसे छोटा बेटा खड़ा था। जब नोबल हाउसेस की बात आती है तो उसको याद आता है कि कैसे उसको आर्ग ने एक प्रिजनर की तरह पकड़ लिया था, और वॉर में उसका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, जिससे हर बड़ा नोबल उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अब उसको ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही थी जिसमें वो सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट कर सकता था। उसका प्लान था कि काउंट स्रास की इज्जत मिट्टी में मिला दे और उसे एक एक्सक्यूज बनाकर माइनिंग राइट्स की डिमांड करे। जो नोबल्स कभी उसको नीचे देखते थे, वही जल्दी उसके सामने झुकेंगे। ये सोचकर ये बिग ब्रेन फैटी सीधा हमारे लड़के की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो बर्थडे बॉय है। डैन बस अपना सिर हिलाता है और कैजुअली कंफर्म कर देता है। फैटी अपनी फ्रस्ट्रेशन जबरदस्ती दबा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ किसी ब्रैट का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आया था। उसने तुरंत अपने बेकार बेटे डिगोन की तरफ इशारा किया और डेन से पूछा कि वो उसके बेटे की बेइज्जती का कैसे बदला लेगा। सिर्फ उसका बेटा इंजर्ड नहीं हुआ, जो कि सरास फैमिली का गेस्ट था, बल्कि डेन ने उसका समन भी छीन लिया, जो कि एक सीरियस क्राइम है।
हरामी बेटा भी अपने उतने ही हरामी बाप की बात से एग्री करता है और डेन को धमकी देता है कि ये उसका लास्ट दिन है। फिर फैटी भी हमारे लड़के को धमकाता है कि वो डायरेक्टली काउंट्स राज से मिलेगा और उसको इसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखेगा। डेन बस उस फैटी की बात को एक्नॉलेज करता है और कॉलमली कहता है कि ठीक है, वो उसके पापा से बात कर लेगा, लेकिन उससे पहले उसका बेटा माफ़ी मांगे। जैसे ही ये सुना, मोटा एकदम गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाने लगा कि तू बोल क्या रहा है बे। उसी टाइम उसका बेटा भी अपने दांत कसने लगा, लेकिन डेन ने क्लियरली समझा दिया कि हाँ, उसने उसके बेटे को मारा और चोट भी पहुंचाई, लेकिन ये सब सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। और रही बात समन की, तो उसने कुछ भी जबरदस्ती नहीं की। चेनपू खुद उसके साथ आना चाहता था। कचरे बेटा ने तुरंत चिल्लाने शुरू कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चेनपू कभी मुझे बिट्रे नहीं करेगा। उसने अपने बाप को बोला कि डेन झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बाप थोड़ा सोचने लगा। उसको याद आया कि स्रास फैमिली की सेकंड डॉटर एक जीनियस समनर है, तो हो सकता है उसने डेन को सिखा दिया हो कि कैसे फोर्सिबली एक समन और उसके मास्टर के बीच की लिंक तोड़नी है। फैटी और हमारे लड़के के बीच ये बेकार की बातचीत चलती रही और डेन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि भाई ये कितना लंबा सीन बन रहा है। आखिर में मोगार्ड को समझ आ गया कि ज्यादा भौंकने से उसका ही मुंह दुख रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि अब डेन को और नहीं डांटना चाहिए। इंस्टेड उसने प्रपोज किया कि अब वो काउंट स्रास से डायरेक्ट बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहता है। और जैसे किसी ने शैतान का नाम लिया हो, वैसे ही काउंट स्रास खुद सीन पे आ गया ड्यूक थेरन के साथ। जैसे ही ये दोनों आए, बाप बेटा का पूरा सिस्टम हिल गया। काउंट स्रास को देखकर उनका शौक होना तो समझ में आता था, लेकिन जब उन्होंने ड्यूक थेरन को भी देखा तो उनके दिमाग का दही बन गया। जैसे जैसे रात होती गई, एक रेड हेडेड लड़का अपनी कहानी काउंट को सुनाने लगा। उसने बोला कि वो अपने छोटे भाई के साथ गार्डन में घूम रहा था और बस लॉस्ट हो गया था। इसी वजह से उसने डेन से गाइड लेने की रिक्वेस्ट की। लड़का अपनी बकवास कहानी सुनाता रहा, जबकि डेन सिर्फ पीछे खड़ा कैजुअली सोच रहा था कि मेरा बाप इसकी बकवास एक्चुअली सुन भी रहा है। एलएमएओ पॉट। ये तो उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि काउंट्स रास अपनी फैमिली और उसकी रिप्यूटेशन को बहुत सीरियसली लेता था। वो किसी एक साइड का बायस नहीं करता था। इवन अगर आउटसाइडर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हमेशा सही और गलत को क्लियरली समझ सकता था। आखिर में रेड हेडेड लड़का अपनी कहानी खत्म करते हुए बोलता है कि अचानक डेन ने उस पर हेडपट मारा और एक वियर्ड टेक्निक इस्तेमाल करके उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने ये भी क्लेम किया कि डेन को डराने के लिए उसने अपने समन को बुलाया, लेकिन डेन ने उसका समन चुरा लिया।